एक जमींदार दीवान अपनी पत्नी कावेरी और बेटे विक्रम के साथ रहा करता था। विक्रम की वैसे तो दो पत्नियां थी, पर दोनों ही कैद खाने में थी। वे दोनों उन सभी के साथ न रहकर कैद खाने में रहा करती थी। बेटे, तूने तो दो दो शादियां कर ली, पर क्या फायदा इन शादियों का जब तेरे दोनों पत्नियां ही तेरे साथ नहीं रहती। तो क्या करूं पिताजी, वे दोनों माँ की शर्तें पूरी नहीं कर पाई। अगर उन्होंने माँ की शर्तें पूरी कर दी होती तो आज वे दोनों कैद खाने में कैद नहीं होती। ठीक है बेटे, तू चिंता मत कर। तूने अपने पसंद की शादी की, इसलिए तेरी माँ ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन वो दोनों उस परीक्षा में पास नहीं हो पाई। अब मैं तेरे लिए कोई समझदार लड़की ढूंढता हूँ, तो फिक्र मत कर। आप सच कह रहे हैं पिताजी? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। अच्छा भाग्यवान। जमींदार दीवान चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। जब चलते चलते वो जंगल पहुंचते हैं, तभी उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगती है। क्या करूं, बहुत जोरों की प्यास लग रही है और इस जंगल में तो कोई नदी तालाब भी नहीं दिखाई दे रहा। जमींदार जंगल में आगे बढ़ते हैं, तभी उनकी नजर एक मकान पर जाती है। वो मकान एक कुम्हार का था। जमींदार उस कुम्हार के मकान में जाते हैं, जहाँ एक बहुत ही सुंदर सी लड़की, जिसका नाम सुमेधा था, सुंदर सुंदर घड़े बना रही होती है। वो बेटी जी, कौन है आप बेटी? मैं अपने काम पर जा रहा था। मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। तुम्हारा घर देखा तो प्यास बुझाने आ गया। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? जी जी बिल्कुल, आप यही ठहरिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अंदर जाती है और एक गिलास पानी लेकर आती है, लेकिन उस गिलास के पानी में वो कुछ तिनके डाल देती है। इस गिलास का पानी तो बहुत साफ है, पर इस लड़की ने गिलास के पानी में ये तिनके क्यों डाले हुए हैं? ये क्या रहस्य है? एक काम करता हूँ, पानी पी लेता हूँ, फिर इस लड़की से इस विषय में पूछता हूँ। जमींदार पानी को अच्छे से धीरे धीरे फूंक फूंक कर और तिनके अलग अलग करके घूट घूट पीते हैं। बेटी, पानी देने के लिए पहले तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, पर बेटी, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। वो क्या? तुमने मुझे पानी दिया, वो बहुत साफ सुथरा था, लेकिन उसमें तुमने कुछ तिनके के टुकड़े डाले हुए थे। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो तिनके के टुकड़े मैंने इसीलिए डाले थे ताकि आप पानी को एक साथ ना पिए, बल्कि आप उन तिनकों को धीरे धीरे अलग करके घूट घूट पानी पिए। पर ऐसा क्यों? आप बहुत देर से धूप में सफर कर रहे हैं और आपको बहुत जोरों की प्यास लगी थी। अगर मैं आपको पानी का ग्लास बिना तिनकों के डालकर देती, तो आप सारा का सारा पानी गट-गट पी जाते और इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती थी। इसीलिए मैंने ऐसा किया। वाह, कितनी समझदार बच्ची है ये। इससे समझदार लड़की तो शायद मुझे ढूंढने पर भी ना मिले। क्यों ना मैं इसे अपने घर की बहू बना लूं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? बेटी, तुम्हारे इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरी माँ। अच्छा, एक काम करो बेटी, जाओ तुम अपनी माँ को बुला लाओ। जी ठीक है। सुमिधा अपनी बूढ़ी माँ वृंदा को बुलाती है। जी कहिए, कौन है आप और आपको मुझसे क्या काम है? जी, मैं धनपुर गांव का जमींदार हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या
ये आप क्या कह रहे हैं? हम ठहरे एक मामूली से घड़े बनाने वाले और आप जमींदार। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए नहीं है और ना ही हम आपको कुछ दहेज में दे पाएंगे। फिर कैसे बनेगा हमारे बीच संबंध? नहीं नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अब आप बताइए, क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? पर मालिक, इतनी जल्दी? हाँ, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। फिर ठीक है। मैं कल ही बारात लेकर आपके घर आता हूँ। माँ, आप इन्हें हाँ कह दीजिए। बेटी, तू ये क्या कह रही है? मैं इन्हें कैसे हाँ कह दूँ? हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी अनाज नहीं है। फिर सारी बारात को खाना कैसे खिलाएंगे? माँ, मैं हूँ ना, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस हाँ कह दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। ठीक है मालिक, आप कल बारात लेकर आ जाइए। जमींदार अपने घर चला जाता है। बेटी, मैंने मालिक को कल बारात के लिए तो बोल दिया है, लेकिन कैसे क्या होगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, सुबह देखते हैं जो भी होगा। माँ, ओ माँ, जल्दी उठ। क्या हुआ बेटी? जल्दी से गांव के 2 लोगों को बुला लो जो डोली को उठा सके। साथ में एक दिया और माचिस भी रख देना और मुझे तैयार करके बारात आने से पहले भिजवा दे। वृंदा ने ऐसा ही किया। जब आधे रास्ते में दूल्हा विक्रम बारात समेत आ गया, तब सुमिधा भी पहुंच जाती है। भैया, डोली यहीं रोक दीजिए। ये क्या बेटी, तुम क्यों आ गई? देखिए जी, आप ठहरे बड़ी जमींदार और हम हैं एक गरीब। हमने सोचा रिश्ते की तो वैसे भी बात पक्की हो गई है, आप क्यों अपने आप को तकलीफ दें, हम खुद ही आ जाते हैं। वैसे खाना बन गया है क्या? अगर आप सभी को हमारे घर चलना है तो चल सकते हैं। खाना वाना खाकर हम वापस आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, काफी लंबा सफर है। अब इतना लंबा सफर करने से क्या मतलब? हमें तो वैसे भी अपने घर की बहू मिल गई है, तो अब हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? हम यहीं से वापस चलते हैं और यही अच्छा भी होगा। जमींदार ऐसा कहकर सुमिधा को अपने घर ले आते हैं। अब मैं अपनी पसंद की बहू तो ले आया, पर मुझे डर है कि कहीं मेरी पत्नी कावेरी इसे भी परीक्षा में फेल ना कर दे। इसकी शर्त 2 बहुओं पर तो भारी पड़ गई है, अब इस पर भी ना पड़ जाए। ले आए अपनी पसंद की बहू। चलो चलो, अब मैं इसे ले जाकर देखूं तो ये मेरे इस घर में रहने लायक है भी कि नहीं, ये मेरी शर्त को पूरा कर पाती भी है कि नहीं। शर्त? कैसी शर्त माँ? आओ बताती हूँ। बेटी, इस कमरे में अंधेरी की माँ रहती है, तुम पहले उसे मारो, तभी मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगी। सुमिधा थोड़ी देर खड़े खड़े सोचती है, फिर उसकी माँ ने जो माचिस और दिया उसको दिया था वो निकालती है और जला देती है, जिससे सारे कमरे में उजाला फैल जाता है। अरे वाह, इसने तो मेरा सवाल ही हल कर दिया। अजी सुनते हो दीवान? विक्रम देखो, इसने तो मेरा सवाल हल कर दिया। वाकई बहुत समझदार बहू आई है इस बार हमारे यहाँ। वाकई बहुत समझदार बहू आई है इस बार हमारे यहाँ। पहले की जो 2 बहुएं आई थी, उनसे मैंने जब कहा कि अंधेरी की माँ को मारो, तो उन बेवकूफों ने डंडा उठाया और यहाँ वहाँ मारने लगी। पर इस बहू ने तो मेरा सवाल आसानी से हल कर दिया। कावेरी, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तो अब चलो भी, बहुत दूर से आई है, उसे खाना वाना दे दे चलकर। ठीक है, चलिए। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों बेटी, खाना क्यों नहीं खाएगी तू? माँ, आप पहले उन दोनों को जिन्हें आपने कैद किया है बाहर निकाल दीजिए, फिर मैं खाना खाती हूँ। नहीं बेटी, वो दोनों तो मूर्ख है, बेवकूफ है। दोनों मेरे सवाल हल नहीं कर पाए, इसीलिए दोनों उम्र भर कैद ही रहेंगी। तो उनकी फिक्र छोड़ और खाना खा। माँ,
उनके पास जितना दिमाग था उन्होंने उपयोग किया। अब पांचों उंगलियां एक बराबर थोड़ी होती है। आप उन्हें माफ कर दीजिए। उन्हें नहीं समझ आया तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं। आप कृपा कर उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं उन्हें इस कैद से बाहर निकाल देती हूँ। सुमिधा की सास उन दोनों को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वे तीनों बहुएं खुशी खुशी साथ रहने लगती है। साथ रहते रहते उन्हें अरसा बीत जाता है। एक दिन पूरे राज्य में सूखा पड़ जाता है, जिससे लोग अनाज के दाने दाने को तरस जाते हैं। सारे राज्य में भुखमरी फैल जाती है। तभी जमींदार दीवान अपनी 3 बहुओं से कहते हैं, बेटी, इस राज्य में लोग दाने दाने को परेशान हैं। हमारे यहाँ भी हम ठीक से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। एक काम करो, तुम अभी अपने घर चले जाओ। जब स्थिति अच्छी हो जाए तब आ जाना। पिताजी, मेरी तो एक बूढ़ी माँ थी, बस उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो भी बहुत कम उम्र में चली गई। वो भी बहुत कम उम्र की हो चली थी। अब वो भी मर गई होंगी। अब मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, पर हाँ, एक काम कर सकती हूँ। मैं खुद कुछ काम तलाशती हूँ और आप सभी की जिम्मेदारी ले लेती हूँ। बस मुझे आप मेरे मायके मत भेजिए। ठीक है बेटी, अगर तेरी यही इच्छा है तो ठीक है। सुमिधा अपना मर्दाना भेष बनाती है और काम की तलाश में दूसरे राज्य निकल पड़ती है। वो एक राजा के पास पहुंचती है और कहती है, महाराज, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मेरे राज्य में भूखमरी पड़ी हुई है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरी 3 पत्नियां हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। उनका लालन पालन मेरे ही जिम्मे है। क्या आप कृपया करके मुझे कोई काम दे देंगे? हाँ, मुझे भी एक बहुत तेज तर्रार होनहार आदमी की जरूरत है। जी महाराज, बिल्कुल, बताइए क्या काम है, मैं बिल्कुल करूंगा। मेरे पास एक काम है। यहाँ इस राज्य में जब जब किसी दोषी को सजा और फांसी दी जाती है, उसकी लाश अचानक ना जाने कहां गायब हो जाती है। तुम्हें उस लाश का पहरा देना है और पता लगाना है कि आखिर लाश जाती कहां है। सुबह तक लाश ना जाने कौन खा जाता है, जिससे लोग मुझे ना जाने पीठ पीछे क्या क्या कहते हैं। राज्य के सारे लोग कहते हैं कि राजा लोगों को फांसी की सजा देने के बाद ना जाने लाश क्या करता है और हमें देता भी नहीं है। तुम अगर मेरा यह काम कर सकते हो तो करो, मैं तुम्हें अच्छा खासा धन दूंगा। जी ठीक है महाराज, मुझे यह काम मंजूर है और आप मुझे एक तलवार और एक जाल दे दो। ठीक है। राजा ने सुमिधा को तलवार और जाल दिया और उसी जगह पर ले गया जहाँ दोषियों को फांसी की सजा दी जाती थी। यही वो जगह है। आज यहाँ एक आदमी को फांसी दी जाएगी। तुम यहीं इस मुर्दे का पहरा देना और ध्यान रहे लाश गायब ना होने पाए। ठीक है महाराज, आप फिक्र ना करें। एक दिन में उस आदमी को फांसी दी जाती है और सुमिधा रात भर एक पेड़ पर बैठकर जाल और तलवार लेकर उस मुर्दे की निगरानी करती है। कुछ देर पहरा देने के बाद वहाँ एक डायन आती है जो मुर्दे को खा जाती है। ओ, तो यह है वो डायन जो मर्दों को खा जाती है। जैसे ही वो डायन मुर्दे को खाना शुरू करती है, सुमिधा उसके ऊपर जाल फेंक देती है और तलवार से उस पर वार करने लगती है। देखो, मुझे मत मारो, मुझे मारकर तुम्हें क्या ही हासिल होगा। मेरा तो काम है मरे हुए इंसान को खाना। अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। तुम्हारे घर पर? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर बहुत कठिनाइयों वाला है और तुम इतनी आसानी से वहाँ नहीं पहुँच सकती हो, पर हाँ, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? तुम जंगल जाना
वहाँ एक बहुत ही चमकदार और नीला पेड़ लगा होगा। तुम उसकी एक नीली लकड़ी तोड़ना और उस पर अपने दोनों पैरों को रख कर कहना, मुझे अम्मा खा के खातिर यहाँ जाना है। लो, वो लकड़ी तुम्हें उड़ाकर वहाँ पहुँचा देगी। चलते चलते तुम्हें दो गुफाएं दिखेंगी, जिनमें से एक में बारिश हो रही होगी और दूसरे में धूप निकली होगी। तो तुम बरसात वाली गुफा में आ जाना, तुम्हें चलते चलते मेरा घर दिख जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जाओ। अगले दिन सुबह राजा आते हैं। अरे वाह, आज तो मुर्दा यही है। चलो, आज मैं तुम्हें इस काम के बदले 1 टका देता हूँ और तुम्हारा नाम भी आज से टका सिपाही रखता हूँ। महाराज, मुझे माफ करिएगा, परंतु मैं कल नहीं आ पाऊंगा। मुझे कल बहुत जरूरी काम है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम्हारा तो रात का ही काम है ना, तो तुम रात को आ जाना। ठीक है महाराज। सुमिधा ऐसा कहकर जंगल की ओर निकल जाती है। वहाँ वो उस जंगल में नीली लकड़ी ढूंढती है और उस पर अपने दोनों पैर रखकर कहती है, ए लड़की, तू मुझे अम्मा खातिर के यहाँ ले चल। जैसे ही सुमिधा ने ऐसा बोला, लकड़ी सुमिधा को लेकर उड़ने लगती है और उन 2 गुफा के पास पहुंच जाती है। उस डायन ने कहा था कि जिस गुफा से पानी गिर रहा होगा, उस गुफा में जाना। मैं इस पानी वाली गुफा में जाती हूँ। सुमिधा जैसे ही पानी वाली गुफा के अंदर जाती है, एक बहुत ही सुनसान रास्ते पर वो निकलती है, जहाँ केवल एक घर था। उसी घर के ऊपर वो डायन और उसकी छोटी बेटी बैठी थी। अम्मा वो देखो, आज तो इंसान खुद हमारे पास चल कर आया है। आज तो बढ़िया दावत होने वाली है। अरे नहीं बेटी, उसको मारने की सोचना भी मत। वो इंसान बड़ा खतरनाक है। उसी ने मेरा मुर्दा खाना बंद करवाया है। तुम बिल्कुल चुप रहना, कुछ मत बोलना, समझी? सुमिधा उनके पास जाती है। बेटा, आ गए तुम? हाँ, मैं आ गया। बेटा, ये मेरी बेटी है, तुम इससे शादी कर लो और अपने साथ ले जाओ। डायन की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी शादी डायन सुमिधा से करवाना चाहती थी। ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और इससे विवाह भी कर लूंगा। ठीक है, जब तुम इसे ले जाने के लिए तैयार हो तो रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। डायन अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ती है और सुमिधा को दे देती है। लो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इस कपड़े के टुकड़े से तुम्हारे सारे घर के लोगों के कपड़े बन जाएंगे। डायन सुमिधा को एक डिबिया भी देती है। ये डिबिया बड़े ही काम की चीज है। अगर तुम इस डिबिया से किसी भी चीज का इरादा करोगे तो वो चीज तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। ये लो, ये उड़न दस्ता है। अगर तुम इस उड़ान दस्ते से कहीं भी ले जाने बोलोगे तो ये तुम्हें उड़ान दस्ता वहीं लेकर जाएगा। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। मुझे महल जाकर रात में पहरेदारी भी करनी है। ठीक है। सुमिधा डायन की बेटी को लेकर पहले सीधे अपने घर आती है। अपने घर के सारे लोगों को वो कपड़ा देती है, जिससे सबके बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। एक दिन की बात है, मंत्री धूर्तसेन सुमिधा के घर से गुजरता है। तभी उसे प्यास लगती है। बड़ी जोर से प्यास लग रही है। चलो इसी घर से किसी से मदद मांगता हूँ। कोई है अंदर? कोई है क्या? हाँ, कहो क्या बात है? अरे, बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। जरा पानी पिला देंगी क्या? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आइए, अंदर आइए। अरे वाह, इन लोगों का मकान तो छोटा सा है, लेकिन इसके कपड़े तो देखो, किसी शाही परिवार के कपड़ों की तरह लग रहे हैं। पर ये कपड़े इन सभी के पास आए कहां से? तभी उसे सुमिधा दिखती है। अरे तुम
तुम्हारा घर है ये? जी, यह मेरा घर है। ये लीजिए पानी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मंत्री धूर्तसेन सीधे राजा जी के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है। महाराज, यह जो आपने महल में नौकर रखा है ना, अरे मुर्दों की देखरेख के लिए, इसके घर में बहुत सुंदर सुंदर औरतें हैं। इतना ही नहीं, इसके घर की सारी औरतें इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं जिनका कोई जवाब नहीं। ऐसे कपड़े तो हमारे महल में भी किसी के पास नहीं है। क्या सच कह रहे हो मंत्री? जी महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पर उसकी सारी पत्नियां मुझे कैसे हासिल होंगी? महाराज, मेरे पास एक उपाय है। हाँ हाँ मंत्री, जल्दी बताओ, क्या उपाय है? आप उस नौकर को यहाँ बुलाइए और उससे कहिए कि आपके राज्य के इस कोने से उस कोने तक बहुत लंबी नदी बनाए, और वह भी सिर्फ एक रात में। राजा दूसरे दिन सुमेधा को बुलवाते हैं। तुम्हें आज मेरा एक काम करना है। तुम्हें मेरे इस राज्य में एक दिन में बहुत गहरी नदी बनानी है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सुमेधा उसे सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान काम है और आप चिंतित हो रहे हैं। ये आसान काम है? तुम पागल हो क्या? और क्या, अम्मा ने जो आपको टिबिया दी थी वो किस काम आएगी? आप उस टिबिया से जो चाहो मांग सकते हो। एक काम करिए, आप उस टिबिया से 2 चिन्ह मांगे ताकि वो दोनों एक रात में नदी बना दे। सुमेधा ऐसा ही करती है, जिससे एक रात में नदी बनकर तैयार हो जाती है। महाराज, यह आपने क्या किया? इतनी लंबी चौड़ी नदी बनवा दी जिसमें सारे बच्चे जानवर गिर रहे हैं। महाराज, आपने नदी बनाकर अच्छा नहीं किया। आदमी चला जाता है। हरामखोर, तेरी वजह से हुआ जो भी हुआ है। राजा दूसरे दिन सुमेधा से कहकर सारी नदी को हटवा देते हैं। महाराज, कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना वे सुंदर औरतें आपको कैसे मिलेंगी? फिर क्या करूं, तुम ही बताओ। महाराज, मेरे पास एक उपाय और है। आप कल उससे कहना कि वो जाकर पता लगाए कि आपके माता पिता स्वर्ग में है या नर्क में। राजा दूसरे दिन फिर सुमेधा को बुलवाते हैं। जाओ, मेरे माता पिता का पता लगा कर आओ कि वो स्वर्ग में है या नर्क में। अगर तुमने पता लगा लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा, और अगर तुमने नहीं पता लगाया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। सुमेधा फिर अपने घर आती है और उदास बैठ जाती है। आज आप फिर उदास है, क्या हुआ जी? सुमेधा उसे सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात के लिए आप चिंतित हो रहे हैं। आप एक काम करिए, राजा से कहकर एक चिता तैयार करवाइए और आप उस पर लेट जाना। साथ में डिबिया भी ले लेना। जब चिता जलने लगे तब आप डिबिया से कहना, मुझे एक छोटी चिड़िया बना दे, और चिता जलने पर आप वहाँ से उड़ जाना। सुमेधा दूसरे दिन राजा जी के पास पहुँचती है। महाराज, आप एक चिड़िया तैयार करिए ताकि मैं पता लगा सकूं कि आपके माता पिता कहाँ हैं। लेकिन मुझे इस काम में 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है। राजा सुमेधा की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। फौरन चिता तैयार करवाते हैं। इसके बाद सुमेधा वहाँ से चिड़िया बनकर उड़ जाती है। अरे, अब मरने के बाद कोई कहाँ आने वाला है?
एक काम करता हूँ, उसकी सारी औरतों को मैं अपने महल में ले आता हूँ। नहीं मंत्री, तुम उन्हें 8 दिन के बाद ही महल में लाना, वरना बाकी लोग कहेंगे राजा अपनी बात पर पक्का नहीं है। ठीक है महाराज। वहीं दूसरी ओर सुमेधा अपने घर पहुंच जाती है। मैंने महाराज से 8 दिन का समय मांगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। यह जो भी हो रहा है उस मंत्री की वजह से हो रहा है। राजा को अकल देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मंत्री ही है। तो मैं इसका क्या करूं? सुमेधा की पत्नियां मन में कुछ फुसफुसाती हैं। सुमेधा दूसरे दिन राजा जी के पास पहुंचती है। अरे तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। लगता है तुम्हारे पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं। महाराज, मैं आपके माता पिता से मिलकर आया। वो दोनों वहाँ बहुत खुश हैं। महाराज, वहाँ बहुत सारा धन भी है, किसी बात की कोई कमी नहीं। परंतु क्या? तो उसके पास एक आदमी की कमी है। हाँ, बताओ किस आदमी की कमी है? यह सारा राज अपने माता पिता पर न्योछावर कर दूंगा। महाराज, उन्हें एक मंत्री की कमी है। आपके माता पिता इस बात से बहुत परेशान हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे इस बात को कहूं कि आप अगर उन्हें अपना मंत्री कुछ समय के लिए दे दें तो अच्छा होगा। वो कुछ दिनों बाद आपको आपका मंत्री लौटा देंगे। बस इतनी सी बात? सैनिकों, जाओ मंत्री के लिए चिड़िया का प्रबंध करो। नहीं महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं जाना है। मैं यहीं आपके पास ठीक हूँ। नहीं मंत्री, तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा के लिए चुना गया है। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। राजा जबरदस्ती मंत्री धूर्तसेन को सैनिकों के हाथों में चिता में पिटवा देते हैं और उसे आग से जला देते हैं। कुछ ही समय में मंत्री का शरीर जलकर राख हो जाता है। अब आप खुश तो है ना? वो सब तो ठीक है, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं एक लड़की हूँ और इसी घर की बहू। सुमेधा सारी बात डायन की बेटी को बता देती है, जिसे सुन डायन की बेटी उसे माफ कर देती है और सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।